हेलो बच्चों, आज हम 7वीं की पुस्तक हमारा पर्यावरण का चौथा चैप्टर वायु का शेष आधा भाग पढ़ेंगे, जो आधा भाग हम कल पढ़ चुके थे। तो अब हम शुरू करते हैं। पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। तो पवन किसे कहते हैं? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ते देख सकते हो। हम देखते हैं ना, धीरे धीरे हवाएं कई बार चल रही होती है, धूल उड़ती है, उस समय जब तेज़ आती है तो पेड़ों को उखाड़ देती है, तूफान आ जाता है। कभी कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। इतनी तेज़ होती है, अगर हम इसकी उल्टी साइड में चले तो हमें पीछे की ओर धक्का लगाती है, वापस जाते हैं। तो आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है, छाता ही टूट जाता है, उड़ जाता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपको समस्या हुई हो। पवन को मुख्य 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पवन के कारण हमें कई बार समस्या हो जाती है, हमारा सारा घर गंदा हो जाता है। कई बार हम किसी गाड़ी में होते हैं तो भी हमें रुकना पड़ जाता है, रास्ते में पैदल चलते हुए रुकना पड़ता है, हमारे कपड़े उड़कर चले जाते हैं, ये हमें कई बार समस्या आती है। क्या आप जानते हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। अब पवनें 3 प्रकार की होती हैं। जैसे पहली स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, जो सारा साल चलती हैं वो स्थायी हैं। मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। जब भारत में मानसून आता है तो मानसूनी पवनें आती हैं। स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी भी समय विशेष में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल है समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। लू पड़ती है ना जब गर्मी में तुम्हारी छुट्टियाँ हो जाती हैं, जून के महीने में लू चलती है, तो इसमें ये सारे पवनों के बारे में प्रमुख वायुदाब पेटियाँ भी दे रखी हैं। जैसे भूमध्य रेखा से कर्क रेखा, मकर रेखा में ये कहाँ से कौन सी दिशा में पवनें चलती है। ये मकर रेखा से इधर जा रही हैं, ये इधर की तरफ। इसका चक्रवात किसे कहते हैं? प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्षण से हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। जब बहुत तेज़ पवनें चलती हैं, चक्रवाती पवनें होती हैं, ऐसे घूमर गिर सा बना देती हैं। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। हम देखते हैं कई बार ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं तो हमारी लाइट भी कट हो जाती है। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई। जो समुद्र के अंदर ज्वारीय तरंगें होती हैं, लहरें होती हैं, वो 20 किलोमीटर तक आ गई, इतनी तेज पवन चली। फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में आबदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे यह उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्षण के कारण उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान
वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप और कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। अब आर्द्रता किसे कहते हैं? जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, वाष्प बन के यानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो वायु के अंदर कोई अगर पानी के कारण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। कई बार ऐसे होता है ना, गीला गीला सा दिन सा होता है, तो जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र होता है। आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है और हमारा शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। उस दिन हमें भी बुरा बुरा सा महसूस होता है जब आर्द्र दिन होता है, ऐसे गीला गीला, कपड़े भी नहीं सूखते, गर्मी भी पूरी होती है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का एक समूह होता है। जब जल के ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में न तैर सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। जब जल वाष्प बन के ऊपर उठता है, बादलों के बीच में खड़ा रहता है और ये जब बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं और सहन करना ऊपर कठिन हो जाता है तो ये वर्षा के रूप में नीचे बह जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। जब जेट हवाई जहाज उड़ रहे हो, पीछे में एक सफ़ेद सफ़ेद सी लाइन दिखाई देती है। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। जब वायु ना चल रही होती है, गतिमान नहीं होती, तो यह कुछ देर तक हमें पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होता है। जो भूमि के अंदर जल होता है वर्षा से प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बह जाता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा, एक चक्रवाती वर्षा। देखिए इसमें हमें इनके चित्र भी दे रखे हैं। पहले ये चक्रवाती वर्षा का चित्र है, दूसरा है आर्द्र वायु का, तीसरा ये आर्द्र वायु में पर्वतीय वर्षा और ये सामान्य वर्षा। 3 प्रकार की वर्षा है। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो न ज़्यादा आनी चाहिए न कम आनी चाहिए। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम वृष्टि तथा ओले पड़ जाते हैं, कई बार बर्फ़ हो जाती है। तो ये हमारा आज का चैप्टर पूरा होता है।